हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नवीन व्यवसायिक इकाई की स्थापना। ठीक है, क्योंकि जो कि बीकॉम में हमारा फर्स्ट ईयर में जो हमारी बुक होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी का आज हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा नवीन व्यवसाय की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, किन किन चीज़ों को, किन किन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका एक क्वेश्चन आता है कि परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ जो 2024 के स्टूडेंट हैं जो कि पेपर देने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि परिवर्तन का अर्थ है परिभाषा। ठीक है, इसी को आज हम पढ़ेंगे, परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन किसी व्यवसायिक इकाई के संगठन का प्रादुर्भाव या जन्म अपने आप नहीं हो जाता है। यानी कि कोई भी जो संगठन होता है वो अपने आप उसका जन्म नहीं हो जाता, क्योंकि अपने आप उसकी स्थापना नहीं हो जाती। ठीक है, उसके जन्मदाता या प्रवर्तक को नवीन इकाई की स्थापना के लिए निरंतर कठिन प्रयास करने होते हैं। यानी कि जो उसे स्टार्ट करता है बिजनेस को, जो उसकी स्थापना करता है, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कठिन कार्य करने होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक इकाई की स्थापना के लिए किए गए इन प्रयासों को परिवर्तन कहा जाता है। क्योंकि जो वो व्यवसाय की स्थापना करने के लिए जो कार्य करते हैं, उन्हीं कार्यों को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन। ठीक है, अब वो क्या है, परिवर्तन के शाब्दिक अर्थ है प्रारंभ करना। ठीक है, किसी कार्य को प्रारंभ करना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्यवसायिक इकाई के निर्माण की पूर्व अवस्था है। यह व्यवसायिक इकाई होता है जो व्यवसाय की स्थापना होती है, उसके निर्माण की पूर्व अवस्था है। इसकी तुलना शिशु के जन्म से पूर्व की गर्भावस्था से की जा सकती है, जिसके दौरान माँ को प्रसव काल तक अनेक कष्ट उठाने होते हैं। यानी कि इसकी तुलना हम एक शिशु के जन्म से पूर्व की अवस्था से की जा सकती है, जिसके दौरान उसकी माँ को अनेक कष्टों का सामना करना होता है, फिर जाके एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, इसी तरह से जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उसके लिए पहले जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए पहले उसे कई सारे प्रयास करने होते हैं। जो कि बिजनेस स्टार्ट करेगा उसे कई कठिनाइयों का सामना करना होता है। ठीक है, फिर जाके उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका। फिर कहते हैं परिवर्तन से आश्चर्य उन सभी महत्वपूर्ण प्रारंभिक क्रियाओं, विधियों और प्रक्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप एवं व्यावसायिक इकाई अपने वैधानिक व वास्तविक अस्तित्व में आती है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके निरंतर कठिन जो भी आपको प्रयास करने होते हैं, उन्हीं को परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दी गई है कि परिवर्तन की कुछ प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित हैं कि उसकी परिभाषा है। आपको इसमें से एक या दो परिभाषा याद करनी, मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ कि LH हेन के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि कंपनी के रूप में व्यावसायिक उपकरणों को संगठित करना और पूंजी की योजना बनाना परिवर्तन की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यानी कि ये आता है। ठीक है, ये वाली मैंने आपको पढ़ा दी, आप चाहे तो इनमें से कोई और से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिवर्तन किसी व्यवसायिक इकाई को जन्म देने की प्रक्रिया है। यानी कि किसी भी व्यवसायिक इकाई को जन्म देने की प्रक्रिया है जो व्यवसाय की स्थापना के विचार से प्रारंभ होकर, जो कि व्यवसाय को प्रारंभ करने के विचार से प्रारंभ होता है तथा उसके औपचारिक शुभारंभ, जब तक कि वो व्यवसाय स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है, जब तक उसका कार्य का शुभारंभ ना हो जाए तब तक चलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है कि नवीन इकाई के परिवर्तन की स्थापना है। इनकी नवीन इकाई, इनकी जब हम कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं उसकी कौन सी अवस्था होती है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसी व्यावसायिक इकाई की परिवर्तन स्थापना से संबंधित अवस्थाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनके दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है कि नवीन व्यावसायिक इकाई को प्रारंभ करने से पूर्व की विचारधारी बातें। इनके जब हम व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए। फिर आता है कि व्यवसाय इकाई की स्थापना की कार्यविधि। ठीक है, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है हमारी, कि जैसे कि जब भी कोई परिवर्तन की अवस्था आती है तो उसमें सबसे पहले कि उसे स्टार्ट करने से पहले की बातें, फिर उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट की ओर कि नवीन व्यवसाय इकाई को प्रारंभ करने से, ठीक है, प्रारंभ करने से पूर्व की विचारणीय बात। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है कि आपकी हेडिंग है स्थापना या परिवर्तन से पूर्व की विचारणीय बातें। ठीक है, इससे पूर्व की स्थापना से पूर्व की जो विचारणीय बातें वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लिया जाए कि नवीन इकाई की स्थापना या
परिवर्तन से पूर्व विचारनीय बातें निम्नलिखित हैं कि कौन कौन सी बात। सबसे पहले तो आपकी आती है व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव। ठीक है, मैं आपको अगर ऐसे ही पढ़ के बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ कि कैसे। ठीक है, ये तो मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ कि ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, मगर थोड़ा सा मैं इसके साथ साथ आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊँगी जिससे कि आपको समझने में थोड़ी ईजिली हो। ठीक है, अगर आप एक बार समझ गए तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि नवीन व्यवसाय या परिवर्तन करने वाले प्रवर्तक के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है कि वह यह निर्णय ले ले कि उसे कौन सा व्यवसाय चुनना है, अर्थात व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी। व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के बाद उसे बार बार बदला नहीं जा सकता। व्यवसाय को चुनते समय उसकी लाभप्रदता और भावी संभावनाओं पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में व्यवसाय विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। इनकी व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव करने से क्या मतलब है कि सबसे पहले तो ना हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह का व्यवसाय चुनना है, किस तरह का व्यवसाय करना है हमें। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या होगी। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी लाभ और उसकी हानि के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम जो व्यवसाय के विशेषज्ञ होते हैं उनकी राय भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया। फिर आता है इसमें व्यवसाय के अवसर का प्रारंभिक अनुसंधान। ठीक है, इसका मतलब है कि व्यवसाय के अवसर का प्रारंभिक अनुसंधान से तात्पर्य व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं की उपलब्धियों एवं सुअवसरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करना है। प्रवर्तक को यह देखना चाहिए कि वैसे ही अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान कैसे चल रहे हैं, बाजार में प्रतिस्पर्धा कैसी और कितनी है, व्यवसाय का विस्तार कहाँ तक हो सकता है, आवश्यक सामग्री कहाँ से मिलेंगी, यह पूंजी का कलवर क्या होगा। इस विविध प्रकार के प्रश्नों का उत्तर से प्रचलित समान व्यवसायिक इकाई से स्थापित अध्ययन का निरीक्षण से हो सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि जो व्यवसाय का के प्रारंभिक अनुसंधान से तात्पर्य ये है कि उसे सुअवसरों से संबंधित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, उसे देखना चाहिए कि उसी तरह के व्यापार बाजार में किस तरह से चल रहे हैं, यानी कि जो वो व्यवसाय स्टार्ट करना है उसकी जैसे ही जो व्यवसाय है वो उसके बाजार में कैसी चल रही है। ठीक है, बाजार में प्रतिस्पर्धा कितनी है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा जैसे कि बढ़ रही है तो वो भी देखनी कैसी है। ठीक है, व्यवसाय का विस्तार कहाँ से और कितना हो सकता है, आवश्यक सामग्री से कहाँ से मिलेंगी। ठीक है, इसका अर्थ है। फिर कह रहा है कि व्यवसाय संगठन का स्वरूप। ठीक है, फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव और प्रारंभिक अनुसंधान के बाद। ठीक है, प्रकृति का चुनाव कर लिया हमने और प्रारंभिक अनुसंधान के बाद अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो है व्यवसाय की प्रकृति का चुनाव। वो व्यवसाय चुनाव के बाद प्रवर्तक को व्यवसायिक संगठन के स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कह रहा है कि व्यवसाय संगठन के स्वरूप से आश्चर्य निश्चित करना है कि व्यवसाय एकल स्वामित्व होगा, या साझेदारी होगी, या संयुक्त पूंजी होगी, या कंपनी होगी, या सहकारी संगठन में से किस प्रारूप के अंतर्गत चलाया जाएगा। यानी कि सबके इन दोनों के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस तरह से हम व्यापार करेंगे। हम अपने व्यापार को एकाकी स्वामित्व में रखेंगे, या उसे साझेदारी बनाएंगे, या उसे संयुक्त पूंजी कंपनी रखेंगे, या सहकारी संगठन के रूप में चलाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पर्याप्त पूंजी। अब पूंजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि पूंजी व्यवसाय का प्राण होता है। तो बात सच्ची है कि पूंजी होता है वो व्यवसाय का प्राण होता है। ठीक है, जिसके बिना वहाँ व्यवसाय की ना तो स्थापना की जा सकती है और ना ही उसे सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। अंत किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि उसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी इसमें। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे कि स्थान का चुनाव। ठीक है, अब आता है कि उपयुक्त स्थान पर व्यवसाय प्रारंभ करने से अनेक सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं और कई समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है। ठीक है, ये तो हमें कि हमें जो बिजनेस स्टार्ट करना है तो अच्छी सी उसका स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि नए व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हर स्थान की अपनी विशेषताएं होती हैं और कुछ एक स्थान हर व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पे हर स्थान एक व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता। किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए वह स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए वह स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा जहाँ पर यातायात व संदेशवाहक के साधन उपलब्ध हो। ठीक है, ये श्रम सस्ता, कुशल एवं अनुशासित हो, विद्युत शक्ति सस्ती दरों पर मिलती हो, बैंकिंग व बीमा की योजना पर्याप्त हो, पर्याप्त भूमि आसानी से मिल सके, कच्चा माल आसपास उपलब्ध हो, बाजार निकट हो। ठीक है, और जलवायु अनुकूल हो, सरकार द्वारा वित्तीय सुविधाएं व कर मुक्त प्रदान की जाती हो। ठीक है, आ गया। अब हमारे यहाँ पे आता है कि फर्म तथा संयंत्र के आकार का निर्धारण। ठीक है, ये भी बहुत
ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फर्म तथा संयंत्र के उचित आकार का निर्धारण भी प्रवर्तक का एक प्रमुख कार्य है। व्यवसाय का आकार उसके भविष्य पर लाभ संभावनाओं को निर्धारित करता है। ठीक है, फर्म तथा संयंत्र का आकार निश्चित करते हैं इस समय उसकी तकनीकी, ठीक है, उसकी तकनीकी विपणन, वित्तीय व प्रबंधकीय पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। फर्म तथा संयंत्र का आकार ऐसा होना चाहिए जिससे कि संयुक्त लागत से अधिकतम व श्रेष्ठतम उत्पादन हो सके। ठीक है, यह तभी संभव है जब हम फर्म के संयंत्र का आकार अनुकूलतम हो। इनके संयंत्र मतलब हमें फर्म के जो उपकरण होते हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से चुनाव करना चाहिए। फिर बात है आंतरिक संगठन। ठीक है, कह रहा है कि नवीन व्यवसाय की स्थापना के समय परिवर्तन को आंतरिक संगठन या संगठन पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक इकाइयों के समस्त कार्यों को कुछ वर्गों या समूहों में बांट देना चाहिए। प्रत्येक वर्ग के लिए एक विभाग स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आवश्यक होता है इन विभागों को पूर्ण उप विभागों में बांट देना चाहिए। ये कह रहा है कि संगठन के कार्य होते हैं उन्हें कई वर्गों में बांट देना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह हो सके। सेकंड, अब हमारा आ जाता है सेकंड टॉपिक कि व्यवसायिक इकाई की स्थापना कैसे करें। अब हमने पहले की बात तो पढ़ी होती थी, इसकी स्थापना कैसे करें। तो ये कह रहा है कि नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व की समस्या पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी स्थापना की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, उसकी स्थापना कैसे करें। तो इस संबंध में प्रवर्तक व्यवसाय को निम्नलिखित क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसकी स्थापना अच्छी तरह से हो सके। सबसे पहला आता है कि व्यवसाय के वैधानिक स्वरूप का संगठन करना चाहिए। इनके व्यवसाय शुरू करने से पूर्व उसे कुछ वैधानिक स्वरूप को संगठित करने की आवश्यकता होती है। यदि व्यवसाय का आकार छोटा है तो उसे एकाकी स्वामित्व में रख सकते हैं। संयुक्त परिवार व्यवसाय का स्वरूप दिया जा सकता है। इन प्रारूपों में वैधानिक कार्रवाई नाम मात्र की होती है। इनके कह रहा है कि व्यवसाय का आकार अगर हमें छोटा रखना है तो हम उसे एकाकी व्यापार अथवा संयुक्त परिवार व्यवसाय का स्वरूप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो वैधानिक कार्रवाई होती है वो नाम मात्र की होती है। अब कह रहा है यदि व्यवसाय का आकार हमें मध्यम श्रेणी में रखना है तो हम उसे साझेदारी प्रारूप दे सकते हैं। अगर बड़े आकार में व्यवसाय के लिए तो संयुक्त पूंजी कंपनी प्रारूप उपयुक्त रहता है। ठीक है, इनमें से जिस प्रारूप को उपयुक्त माना जाता है उससे संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत हमें विभिन्न कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए। यानी कि ये बता रहा है कि आपको किस तरह का व्यापार करना है और किस तरह का उसका प्रारूप होगा। फिर कहता है आवश्यक अनुमति, स्वीकृति, लाइसेंस आदि प्राप्त करना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्तमान समय में व्यवसाय का नियम एवं नियंत्रण केंद्र, राज्य सरकार तथा स्थानीय स्तर द्वारा विभिन्न रूपों में किया जाता है। औद्योगिक नियमन के लिए केंद्र सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए हैं। ठीक है, औद्योगिक अधिनियम, पूंजी निर्गमन नियंत्रण अधिनियम आदि बनाए हैं। इन सभी कानूनों के अंतर्गत अनेक प्रकार की अनुमतियां, स्वीकृतियां, अनुपालन पत्र प्राप्त करने के होते हैं। इन प्रवृत्तियों को इन सभी वैधानिक औपचारिकता का पालन करना चाहिए कि जिस तरह का हम व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए हमें सरकार द्वारा अनुमति, स्वीकृति, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही व्यवसाय स्टार्ट करना चाहिए। वो कह रहा है कि वित्त की आवश्यकता। ठीक है, व्यवसाय को प्रारंभ करने और चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता वैसी ही होती है जैसे शरीर में रक्त और ऑक्सीजन की। सही कह रहा है कि व्यवसाय चाहे बड़े पैमाने पर हो या छोटे पर, वित्त की आवश्यकता दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यावसायिक उपकरणों को स्थायी अथवा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तो होती है। फिर कह रहा है कि कर्मचारियों का चयन, यानी कि जब हम व्यवसाय के संचालन के लिए प्रत्येक स्तर पर योग्य और अनुभवी कर्मचारियों, प्रबंधकों, श्रमिकों की आवश्यकता तो होती ही है। कर्मचारियों का चयन व्यवसाय की इकाइयों के आकार, स्वरूप, कार्यक्षेत्र, प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। कर्मचारी चयन के लिए पारदर्शी फर्म की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट कहना है कि व्यवसाय को प्रारंभ करना। हमारे सब कुछ हो चुका है, अब हमें करना है बस अपना व्यवसाय स्टार्टिंग, अपना बिजनेस हमें स्टार्ट करना है। और वो कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी कार्य संपन्न हो जाने के पश्चात, सभी आवश्यक औपचारिकता की पूर्ति के पश्चात व्यवसाय को प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कि लास्ट में हमारा व्यवसाय प्रारंभ हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।